तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में दो एंजाइम आइसोलेट किए गए ई कोलाई से जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। बैक्टीरियोफेज कौन? वायरस। वी कॉल देम बैक्टीरियोफेज, द वायरस व्हिच ग्रो ऑन द बैक्टीरिया। उन दो एंजाइम में से एक का काम था डीएनए को मिथाइलेट करना उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जो दूसरा एंजाइम था वो क्या कर रहा था? वो डीएनए को काटने का काम कर रहा था। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये वो सीजर है जिससे हमें डीएनए को काटना है, ये वो एंजाइम है। दुनिया में जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था दैट वाज द HIND2। हम यहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो नाम हैं वो इस तरह से रखते हैं कि उनका जो फर्स्ट लेटर है दैट डिनोट ए जीनस, और जो बाकी दो स्मॉल लेटर्स हैं वो उसकी स्पीसीज के बारे में बताते हैं। एंड द रोमन वर्ड हमें वो ऑर्डर बताता है जिस ऑर्डर में उस बैक्टीरिया से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल E. coli R1, it means this is an enzyme taken from Escherichia coli. R stand for the restriction enzyme and 1 stand for the first enzyme जो E. coli से निकला। इसके बाद E. coli से और भी निकाले, तो जो पहला एंजाइम निकला उसके आगे 1 लगा दिया। उसी बैक्टीरिया से कोई और एंजाइम यदि डिस्कवर हुआ तो हम उसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये ऑर्डर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे यूज करते हैं। तो आज तक हम लगभग 230 टाइप्स के बैक्टीरिया से 900 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर कर चुके हैं। क्लियर हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अपना एक प्रोसीजर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन? द सीजर जिसने डीएनए को काटना है, इसका अपना एक प्रोसीजर है। एक तरीका तो ये है कि जो डीएनए है हमारे कंसर्न का जो जीन है सपोज यहां पर है। एक तरह के तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को यहां से काटना स्टार्ट करते हैं, यहां से काटा, फिर यहां से काटा, फिर से कट करते 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 हमारे डिजायर जीन तक पहुंचेंगे। दे आर कॉल्ड एज द एक्सोन्यूक्लियस। बट इसमें आपने देखा एक प्रॉब्लम ये थी कि उस एंजाइम ने हमारे जीन को काटने के लिए बाकी पूरे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब एक्सोन्यूक्लियस ने हमारे वाला सेगमेंट तो काटा, बट इसके अलावा जो बाकी डीएनए था वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। बट वी वांट कि कोई ऐसा एंजाइम हम यूज करें जो हमारे डिजायर जीन के आसपास से इसको काट दे। इट मींस यहां से और यहां से, सो दैट जो बाकी डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो डिग्रेड ना हो। तो अब आप बताओगे कि हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा एंजाइम कौन सा है, जो सारे डीएनए को काट देता है, खराब कर देता है वो, या जो बीच में से काटता है? बीच में से काटने वाले को हमने एक अलग नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज द एंडोन्यूक्लियस। सो नाउ माय क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कौन सा यूज करना चाहिए, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस? यस, एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि वो बाकी डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो एंडोन्यूक्लियस ये वो एंजाइम है, ये वो मॉलिक्यूलर सीजर है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में हमारे मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए हम यूज करते हैं। हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कि जो एंडोन्यूक्लियस है दे आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स, 1, 2 and 3, out of which we use the 2. तो समटाइम्स कई बार नीट में ये क्वेश्चन आता है कि which enzyme is used as a molecular scissor in biotechnology. ऑप्शन होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 और एक्सोन्यूक्लियस। द राइट आंसर शुड बी द
यस, एंडोन्यूक्लियस 2। इनका अपना एक तरीका होता है। ये जो एंजाइम है जो यहाँ से काट रहे हैं वो हमारी तरह बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती। उनको ये नहीं पता कि हाँ बोल के बताया जाएगा कि ये साइट है। तो इसका मतलब डीएनए में कोई ऐसा सिम्टम होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए जहां पे जाके ये एंजाइम कट लगाते हैं, एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन साइट फॉर दैट एंजाइम। मतलब इस एंजाइम के लिए ये एक स्पेशल साइट है जहां से काटेगा, ये हमेशा यहीं से काटेगा। जो मैंने आपको बताया कि 900 तरह के हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आजकल हम डिस्कवर कर चुके हैं, उन सब की अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहां से काटते हैं। आओ जरा हम इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रेजेंटेशन है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइम किस तरह से काम करता है। दिस वन इज द वेक्टर डीएनए, वो प्लाज्मिड, उसको भी तो काटना पड़ेगा ना। ये हमारा डीएनए है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उस काट के प्लाज्मिड में डालना चाहते हैं। ये प्लाज्मिड के डीएनए को दिखाया गया है। वो एंजाइम मैंने आपको बताया कि उसकी अपनी खास बात है कि उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से ही काटना है। तो वो हमारे डीएनए में एक ऐसी सीक्वेंस देखेगा जो पैलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं जिसको जिस भी साइड से पढ़ा जाए वो सेम पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मलयालम, फॉर एग्जांपल कनक, क न क, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, वो सेम पढ़ी जाती है ना। तो इसी तरह से डीएनए में भी जहां हमारे डिजायर्ड जीन के आसपास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो उस एंडोन्यूक्लियस की स्पेशल साइट है, वो वहीं से काटेगा। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन एंजाइम जिसकी खास बात क्या है, वो हमेशा जी और ए के बीच में ही कट लगाता है। पर जी और ए कौन सा? डीएनए में वो जी और ए कहां? जहां पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स बेस इसी ऑर्डर में हो। फॉर एग्जांपल जी ए ए टी टी सी। यदि मैं इसको अपोजिट पढ़ता हूं तो जी ए ए टी टी सी मींस चाहे मैं इसको इस ऑर्डर में पढ़ूं चाहे मैं इस ऑर्डर में पढ़ूं, वो हमेशा सेम लेटर शो करता है। इसका मतलब दिस इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहां पर मैं जिस एंजाइम का जिक्र कर रहा हूं उसकी खास बात है कि वो इस 6 न्यूक्लियोटाइड के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में से हमेशा जी और ए के बीच में से ही कट लगाएगा, चाहे वो डीएनए कहीं पर भी हो। इट मींस एक कट कहां लगेगा? यहां पर जी और ए के बीच में। इसी तरह से एक कट कहां लगेगा? जी ए के बीच में। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन को भूल जाओ। हमारे पास ये एक डीएनए है जिसमें से हमें कोई जीन निकालना है। इसी तरह से ये डीएनए आगे तक कंटिन्यू करेगा, तो जहां पे सीक्वेंस आगे वहां से काटेगा। हमारा जीन कहीं बीच में है, उसके बाद फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो वहां से भी वो जी और ए के बीच में से काटेगा। तो हमारे वाला बीच वाला क्वेश्चन आ गया जो हम एक्चुअली चाहते हैं। तो इसने जी ए के बीच में से काटा, अगेन यहां से जी ए से काटा, तो आपको दिखता है कि एक इस तरह का सीक्वेंस बन गया। इसी तरह से वही एंजाइम हम यूज करेंगे प्लाज्मिड को काटने के लिए, क्योंकि वो सेम पोजीशन से काटेगा। ये मान लो कि प्लाज्मिड का डीएनए है, तो प्लाज्मिड के डीएनए में भी सेम सीक्वेंस शुड बी देयर। वहां पे जी और ए के बीच में से कट लगाएगा, तो इट अपीयर्स लाइक दिस वन। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मान लो कि हमारा डिजायर्ड जीन ये वाला क्वेश्चन है, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हमारा डिजायर्ड है, इसके पास से कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी जहां से कट लगा दिया गया, ये वो हमारा डिजायर्ड जीन है। इसी तरह से प्लाज्मिड के डीएनए में भी कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी जिसमें सेम कट लगा। यदि हम इसको इसके ऊपर पास लेकर आए तो आपको पता होगा +1 की वैल्यू के बेस पे ए और टी आपस में जुड़ते हैं, सी और जी आपस में जुड़ते हैं बेस पेयर। तो ये टी है एंड ये ए, अगेन टी अगेन ए टी टी। तो बहुत इजीली हमारा जीन प्लाज्मिड के साथ चिपक सकता है इन दिस फैशन। इसका मतलब क्या होगा कि यदि ये प्लाज्मिड ऐसे है, सर्कुलर है, तो उधर से भी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम सीक्वेंस उस साइड होगी। अगेन प्लाज्मिड का भी वो सीक्वेंस है जहां से कटा है, दूसरा हिस्सा जो इसका सेकंड हिस्सा कटा है, मतलब एक हिस्सा तो कट के यहां फिक्स हो गया, तो दूसरा हिस्सा भी तो कहीं चिपका हुआ था, तो ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा इसके दूसरे वाले हिस्से पे आके काम करेगा। इट मींस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन इनकॉर्पोरेट हो गया। इसका मतलब हमने जो जीन काटा था, जो डीएनए काटा था,
वो प्लाज्मिक वेक्टर तक जाके इजीली चिपकाया जा सकता है। तो व्हाट आर दीज आर द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिसकी एक खास बात है कि वो हमेशा स्पेसिफिक पोजीशन से काटेगा, नंबर 1 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटेगा, नंबर 2 so this is the function of restriction endonuclease. So I have the another slide with me. जो कट लगाया था, मतलब ये सारा प्रोसेस किस तरह से हुआ होगा और देखते हैं। ये फॉरेन डीएनए है जिसमें से हमें डिजायर जीन निकालना है, वो प्लाज्मिड है जिसमें हमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब हम सेम एंजाइम यूज करेंगे दोनों के लिए तो वो सेम साइड से काटेगा। सेम साइड से काटने का फायदा हो जाता है कि इसके सिरे और उसके सिरे आपस में मैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो इजीली जुड़ सकते हैं। तो हमने एंजाइम यूज किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन एंड द वेक्टर डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो जब हमने इसको काटा तो उसने जहां ए टी, ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए में वो सीक्वेंस एक ही बार आई है, ऐसा नहीं है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कई बार होगी। वो डीएनए जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी वो एंजाइम हर जगह से उसको काटेगा। इसका मतलब हमारे डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट होंगे। क्या करेंगे बाद में बात करते हैं। तो मतलब कि वही एंजाइम हर एक टी से काटने वाला है जहां उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगी। तो कहने का मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे। हमारा डिजायर्ड जीन कहां है, हमने उसको देखना है। यहां से भी एक कट लगेगा जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी और इस वाले पार्ट को इजीली इसके बीच में, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो इस सिरे पे भी चिपक जाएगी और इस सिरे पे भी चिपक जाएगी। कहने का मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन इसमें आ गया था। किस वन, दिस वन इज द वेक्टर और जो बीच वाला क्वेश्चन है ये हमारा फॉरेन डीएनए, जो जीन हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे वो इसके अंदर आ गया। और फिर ये प्लाज्मा एक्चुअली ये कहां हो रहा है, अगेन प्लाज्मिड्स के अंदर। तो ये बैक्टीरिया के अंदर अब हमारा वो डीएनए पहुंच गया है वेक्टर तक जो हम चाहते थे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो हम यूज करेंगे वो डीएनए को बहुत सारे हिस्सों में काटेगा जहां जहां उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नजर आएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा डीएनए बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटने वाला है, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ और बड़े, क्योंकि जहां जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएगी स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगी, डीएनए ने कट जाना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको काट देगा। फिर हम अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट कैसे निकालेंगे उस मिक्सचर से, इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस। मैं अभी डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए को डिफरेंट प्लेसेस से काटा जाता है, हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ फ्रेगमेंट्स आ जाता है। हम एक जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस टेक्निक्स जिसमें के हम एक जेल लेते हैं, उसमें उन फ्रेगमेंट्स को डालते हैं, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ रन करते हैं। तो हम एक जेल लेंगे, जो फ्रेगमेंट्स हमने डिफरेंट लिए हैं हम इसको इसमें फिल करेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा बिकॉज द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव तरफ जाएगा ये। तो क्या होगा कि सारे फ्रेगमेंट्स इस जेल से होते हुए रन करेंगे अपोजिट एंड की तरफ। तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट लेंथ में ज्यादा है वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा स्लो भागेगा, जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो थोड़ा फास्ट भागेंगे, जो बहुत छोटे होंगे वो बहुत फास्ट भागेंगे। तो इस तरह से we can obtain the different fragments of different lengths। तो जिसमें सबसे छोटे जो है वो सबसे आगे भाग रहे हैं। अब सबसे छोटे सबसे तेज क्यों भाग रहे हैं, जो जेल है, जो हमने यहाँ पे जेल लिया है जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस के अंदर, ये एक ऐसा मटेरियल से बना है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंकिंग में हैं। अब क्रॉस लिंकिंग में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रहा है, तो जो छोटा सा फ्रेगमेंट होगा वो उस क्रॉस लिंकिंग से बहुत तेजी से भाग जाएगा, बट जो बड़ा फ्रेगमेंट्स है जब वो मूव करेगा डिफरेंट क्रॉस ब्रिजेस से होते हुए, तो उसकी लेंथ उसको अपोज करेगी बहुत फास्ट भागने के लिए।
तो जो बड़े लेंथ है वो पीछे रह जाएंगी, जो छोटी लेंथ है वो आगे निकल जाएंगी। बट बेटा ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हमें ऐसे नजर नहीं आ सकता डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर उसको यूवी रेज पे देखना पड़ता है, उसके बाद ही ये विजिबल हो पाते हैं। हम फिर उस डीएनए को, जो हमारा डिजायर्ड लेंथ का डीएनए है, हम उसको यूवी से देखने के बाद हम उसको यहां से अलग कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसका यूज करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, फिर उनको हम जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस के साथ रन करते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ रन करेगा, तो पॉजिटिव की तरफ रन करते हैं। और जो हम इसमें जेल यूज करते हैं दैट इज द एग्रोज जेल। इसके लिए हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है और यूवी रेज में हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो जो प्लेट नजर आती है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। यहां पर ये एक एग्रोज जेल की शीट है, ये वो पोर्स हैं जहां पर हम डीएनए को डालते हैं, फ्रेगमेंट्स को डालते हैं। दिस वन इज द पॉजिटिव एंड, तो जो नेगेटिव डीएनए हमने यहां डाला है ये रन करना स्टार्ट करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे आगे पहुंच जाएंगे और जो सबसे बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो सबसे पीछे रह जाएंगे। अच्छा, यहां पर एक एडवांटेज ये है कि यहां पर जो आपको नजर आ रहे हैं 8 बैंड्स, इसका मतलब 8 डिफरेंट टाइप्स की लेंथ है ना। यहां पर एक मींस सारे डीएनए लगभग एक ही लेंथ के हैं। तो यहां पर एक डीएनए की प्योरिटी चेक करने के लिए एक ये तरीका भी साबित हो सकता है।